हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 क्लास 8th की NCERT की पॉलिटिकल लेसन है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन की जो हाशियाकरण होता है उसको समझना। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये मार्जिनलाइजेशन होता क्या है और इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोशली मार्जिनलाइज्ड होता है इसका मतलब क्या है। जैसे कि कुछ समाज का वो जो तबका होता है जिसको एक साइड से ढकेल कर एक साइड में लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि किसी के साथ एक भेदभाव वाला तरीका अपनाया जाए। कि जैसे कि कोई हमें क्लास में अगर हम देखने को मिले तो हमने भी कई बार ये ज़रूर महसूस किया होगा कि कई बार हमारे साथी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमें किसी गेम में नहीं पार्टिसिपेट करने देते। क्यों? क्योंकि शायद हमें कोई और गेम पसंद होगी, हमें कोई और मूवी पसंद होगी, उनका जो टेस्ट होगा किसी मूवी में कि या फिर किसी गाने में। ठीक है, हमारी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होता है या फिर हमने कभी समाज में ऐसा कोई पर्सन देखा होगा जिसकी जो पसंद नापसंद दूसरों से अलग होगी, सबसे अलग होगी। एक क्लास में ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो आपको एक साइड में दुबक कर बैठा आपको मिल जाए, तो वो सभी से अलग बनाता है, जो वो सभी बच्चों से वो अलग रहता है। तो ठीक है, तो वो उसको अलग बनाता है। तो वो अलग होने के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि उसकी जो पसंद नापसंद है वो अलग हो सकती है। और इसी तरह से जो सोशली मार्जिनलाइज्ड, जैसे कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर हैं उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो स्टीरियोटाइप है, ठीक है, ये क्यों किया जाता है। क्योंकि हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है, ठीक है, तो वो कहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट है और बाकी सब बेकार हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना। तो उसकी यही बात, तो इसका मतलब उसकी इस बात से तो ये पता लग रहा है कि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करता है तो वो हिंदी लैंग्वेज या फिर पंजाबी लैंग्वेज या फिर कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, उसको हेट करता होगा। उसका मतलब तो यही है ना कि इंग्लिश बेस्ट है। तो ये क्या बना रही है, ठीक है, वो समझ रहा है कि जो बाकी हैं उनसे वो भेदभाव वाला तरीका अपना रहा है। तो इसी तरह कुछ हमारे समाज में ऐसा तबका होता है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो उनकी भाषाएं हैं वो अलग हो सकती हैं, शायद वो धर्म के लिहाज से भी उसका जो धर्म है वो अलग हो सकता है, या फिर जो सोसाइटी में अमीर गरीब हो सकता है, या फिर किसी एक ऐसी जगह पर रहता हो जो कि बहुत ही अलग हो। जैसे कि इस चैप्टर में हम जिसकी मेन बात करने वाले हैं वो आदिवासियों की बात करने वाले हैं। तो आदिवासियों की, और हम एक और स्पेशल कम्युनिटी की बात करेंगे जिसको भी इसके एग्जाम्पल में कि उसका एक सर्वे किया गया था, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इन सभी बातों को हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि ये कैसा जो भेदभाव है, कैसे उन्हें डील करना पड़ता है समाज के सामने, कैसा जो समाज का रवैया होता है उनके प्रति। इसी के कारण वो बहुत सी जगहों पर पीछे रह जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी बैकवर्ड क्लासेस से आता है, तो वो क्लास में जाता है और उसको जो बच्चे हैं दूसरे क्लास में वो उसको बुली करते हैं, परेशान करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक दिन उसके मन में भावना आएगी कि नहीं यार, मुझे नहीं इस क्लास में पढ़ना, यहाँ के बच्चे बहुत ही गंदे हैं, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो इससे उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ सीखने की जो संसाधन है हमारे देश की, जो कि अगर आप आर्टिकल 16 देखो तो सभी को अधिकार है कि हमें पूरा हक है कि किसी भी कम्युनिटी का पर्सन हो, किसी भी कास्ट का पर्सन हो, हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें हम भाग ले सकते हैं। बट इस हिसाब से तो उसको बुली किया जा रहा है स्कूल में, क्योंकि वो किसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है या फिर वो आदिवासी है। इसके कारण उसको क्लास में जो बच्चे हैं वो तंग कर रहे हैं, तो इससे वो वांझा रह जाएगा, अपॉर्चुनिटीज उसे नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो आपने इन सभी बातों को समझना है। इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्हीं सब बातों का डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमें ये भी हमारे समाज की जो पिक्चर है वो भी हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर एक हम इस स्टोरी से शुरू करते हैं, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन की। जो आदिवासीज हैं उनका हाशियाकरण, ठीक है, हाशियाकरण अभी हमने समझ लिया ना कि हाशियाकरण क्या होता है, कि उस समाज को एक साइड में ढकेल देना। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा सा समाज है, इसको ढकेल कर इधर कर देना एकदम बिल्कुल ही, ठीक है, जिसके कारण वो अलग थलग सा वो समाज पड़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाशियाकरण। वैसे भी आदिवासी तो पहले से ही दूर दराज वाले इलाकों में रहा करते थे। तो इससे हमें ये जो स्टोरी है यहाँ पर इसको समझने के बाद आपको बहुत कुछ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक आदिवासी फैमिली है, ठीक है, एक आदिवासी फैमिली जो दिल्ली में रह रही है, ठीक है, वो दो बच्चे हैं वहाँ के, उनका नाम है सोमा एंड हेलन।
ये टीवी देख रहे हैं रिपब्लिक डे पर, ठीक है। गणतंत्र दिवस आपको पता है ना कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो यहाँ की जो गणतंत्र दिवस है, परेड चल रही है, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके दादाजी हैं उनके साथ वो टीवी देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो बच्ची है इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग। तो इन्होंने, जो इनकी बच्ची है, अभी फिर पता ही है आपको बच्चों की क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो अक्सर वो चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। और उन्होंने पूछ ही लिया कि दादू हम जब भी टीवी पर देखते हैं तो इन आदिवासी को हमेशा नाचते हुए ही दिखाया जाता है। तो आपको समझ आ रहा है कि क्या किसी कम्युनिटी की सिर्फ एक बात को दिखाया जा रहा है। तो इनका जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ओ सी एन आदिवासी फ्लॉट, कि हाँ ये देखो आदिवासी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक पिक्चर में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि येस दे डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। इसका मतलब क्या है कि ये खुद भी आदिवासी थे ना, ये दिल्ली में आ गए थे, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि ये भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे बारे में इतना जानते नहीं है। तो इनके जो ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो आदिवासीज हैं आर वेरी रिच, की ये बहुत ही समृद्ध हैं जो आदिवासीज हैं, ठीक है। लोगों को इनके बारे में जानते ही नहीं है। जो अब आप सोचेंगे कि आदिवासी रिच कैसे हैं, तो जैसे कि पहले वो कहाँ रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। तो अभी हम इस बातों को भी समझेंगे कि वो आदिवासी रिच कैसे हुआ करते थे। वो उनको इतना ज्ञान है जंगलों के बारे में, ठीक है, वो इतने वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा कर रहे थे। तो आपको पता ही है जंगल से हमें कितने सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस लिहाज से वो क्या है, वो कह रहे हैं कि हम बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे और वो हमारे बारे में इन बातों को तो जानते ही नहीं है। तो ये अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, कहते हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो अपने गाँव में, ये उड़ीसा की बात कर रहे हैं कि उड़ीसा के गाँव में वो जो हमारा गाँव हुआ करता था वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। हमें वो वहाँ से जो भी चाहिए होता था ज़मीन पे या फिर उन जंगलों से, वो हमें सभी चीज़ें उन जंगलों से मिल जाया करती थी। तो इसके बाद वी आर इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड। तो इसके बदले में हम क्या क्या करते थे, हम वहाँ की जो ज़मीन हुआ करती थी, जो वहाँ पर जो जंगल हुआ करते थे, जो वहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी, हम उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ना आजकल रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अगर कोई कंट्रैक्टर है, उसको पेड़ काटने का कंट्रैक्ट मिला है, तो वो क्या करेंगे, अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर देंगे, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अभी हमें भी पानी मिल रहा है, हम भी पानी को ऐसे बर्बाद करते रहते हैं, पानी की टूटी खुली छोड़ देते हैं, ब्रश करते टाइम जो नल है, ठीक है, उसको भी हम खुला छोड़ देते हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम पानी की बर्बादी ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये फिर क्या कह रहे हैं कि अचानक ही हमें क्या बोला गया कि ये जो जंगल हैं आप इनको छोड़ दो, ये आपके नहीं है जंगल। किनको कहा गया, इनके दादाजी बता रहे हैं, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं दादाजी इनके जो हैं, कि हमें कहा गया कि जो आप ना, ये सरकारी कुछ अफसर आए, जो जंगल के जो अफसर थे, ठीक है, वो यहाँ पर आए और हमें जो भी वहाँ पर कंट्रैक्टर थे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है अब, ठीक है। सो इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस, कि जब हम इसका प्रोटेस्ट किया करते थे, ठीक है, इसका जब विरोध करते थे तो हमारी पिटाई कर दी जाती थी और हमें कोर्ट में घसीटा जाता था। क्योंकि ये गरीब लोग थे, इनके पास लॉयर था नहीं, तो ये कहते थे कि ना हमारे पास लॉयर हुआ करता था जिनसे हम अपना केस लड़ पाते। तो फिर इनकी जो बेटी थी उन्होंने पूछा कि देन हाउ डिड यू सर्वाइव जादू, कि आप फिर जीवित कैसे रह पाए, आप कैसे जी पाए, ठीक है। सो इन्होंने कहा देन द कंपनी वाला केम, दे सैड देयर वाज आयरन एंड अंडर अवर लैंड, कि वहाँ पर एक कंपनी वाला जो बंदा था, ठीक है, वो वहाँ पर आया और उसने क्या कहा, उसने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर ना जो आयरन है, ठीक है, जो लोहा है, इसके नीचे पाया जाता है और हम इसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, माइनिंग होती है ना, ठीक है, उसका खनन करना चाहते हैं। और उन्होंने, कंपनी वाले लोगों ने हमें वादा किया कि हम आपको नौकरियां देंगे, पैसे देंगे और आपकी जो ज़मीनें हैं बस आपने ऐसा काम करना है कि वो ज़मीनें हमको बेच देनी है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि अच्छा हमें नौकरियाँ मिलेंगी, और कुछ लोग थे कि नहीं नहीं, ये लोग हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देंगे। तो कुछ लोगों ने जो थंब प्रिंट होते हैं ना, जैसे कि थंब लगाकर ज़मीनें बेच देते हैं, तो उन्होंने वो ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी और उनको ये भी पता नहीं था कि ये जो अपनी ज़मीनें हैं वो बेच रहे हैं, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, ज़मीनें बेचने के बाद उनको, कुछ लोगों को तो जॉब दे दी गई और कुछ लोगों ने उनको बेचा नहीं, और बाकी जो लोग बच गए उनको फोर्स लेबर करवाई गई। जो वहाँ पर लोग थे उनको जो लेबर होती है ना, ठीक है, वहाँ पर आसपास के शहरों में वो, ठीक है, उनको लेबर करवाई गई और कुछ लोगों को वहाँ पर जो ज़मीनें थी वो उनको छोड़नी पड़ी। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो उनके दादाजी बता रहे हैं कि वो हमें ना हमेशा मारते पीटते रहते थे और हमें धमकाते रहते थे, ठीक है। तब तक
हमें धमकाते रहे जब तक कि उन सभी लोगों ने वो जो ज़मीनें थी उनको छोड़ नहीं दिया या तो फिर उनको बेच नहीं दिया, जो कि उनके परदादा दादा की जो ज़मीनें थी उनको जब तक बेचा नहीं तब तक वो हमें डराते धमकाते रहे। दे हैड टू सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़। अभी हमें क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि उनको अथॉरिटीज़ जो कि ऊपर पावर होती है ना, उनको उनका सपोर्ट था। मतलब कि इसमें सरकार के भी हम मिली भगत समझ सकते हैं। अवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिस्ड ओवरनाइट, कि ये दिनों दिन क्या होता गया कि ये रातों रात ही सब कुछ तहस महस कर दिया उन लोगों ने, सब कुछ कब्जे में ले लिया। ओ दादू एंड ओवर लैंड, बट कि फिर हमारे जो धरती थी, जो इनकी बेटी थी, जो इनकी जो पड़पोती थी, ठीक है, उन्होंने पूछा जो हेलन थी कि फिर वो हमारी ज़मीन का क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 30 एकड़ ज़मीन थी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, ठेकेदार, उसने हमें थोड़े से पैसे दिए, ठीक है, बहुत ही थोड़े से पैसे दिए। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कभी नहीं देखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, कि जो थोड़े से हमें जो पैसे दिए थे उन्होंने, वो बहुत ही कम टाइम पर वो शहर में चल पाई, क्योंकि शहरों में तो सब कुछ महंगा होता है, ठीक है। अब ये शहर में आ गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वी हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड एनीमोर, कि अब हमारे पास कोई साधन नहीं था पैसे कमाने का। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू अ टाइनी रेंटेड रूम। अब हम एक छोटे से रूम में बंद होकर रह गए जहाँ पर हमें रेंट किराए पर रहना पड़ता था। और हम यहाँ पर हाउ वी मिस्ड अवर केयर फ्री लाइव्स द ओपन स्पेसेस, कि अब हम उस जगह को मिस कर रहे थे। जैसे कि अगर वो पहले गांव में जैसे जंगलों में रहा करते थे तब उनके पास बहुत ही खुली स्पेस हुआ करती थी, उनके पास कोई जगह की कमी नहीं थी। अब वो यहाँ पर रह रहे हैं तो इनको बहुत ही जगह की समस्या हो रही है, घुट घुट कर रहना पड़ रहा है, किराया देना पड़ रहा है। तो कुछ सालों बाद जो इनके फादर थे उनको नौकरी मिल गई, ठीक है, और उसके बाद वो दिल्ली आ गए वहाँ पर वो टाइम भी बड़ा मुश्किल था, ठीक है। वहाँ पर भी इनको कुछ सालों तक स्कूल नहीं जाना पड़ा था। जो उनके बच्चे थे, हेलन थे, ठीक है, वो दोनों बच्चे हेलन एंड सोमा को स्कूल नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो स्कूल नहीं जा पाए कुछ सालों तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो बेटा था इनका, जो इनका बच्चा था, उन्होंने अपनी बात बतानी शुरू कर दी कि मुझे ना स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि यहाँ पर मैं ना पढ़ाई लिखाई में बहुत ही पीछे रह गया हूँ, इसीलिए जो और बच्चे हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अब आपको ये आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, कि उनका मजाक उड़ा रहा है। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वही समझी थी, कि वो समाज का तबका जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या फिर भेदभाव करके एक साइड पर लगा दिया जा रहा है, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कह रहे हैं। जैसे कि पहले हमने जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते थे, जैसे कि अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही बात कर लें, आपको याद आ गया होगा कि उन्हें भी क्लास में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि जब सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके साथ भेदभाव वाला रवैया किया जा रहा था और झाड़ू लगाने को बोल दिया जा रहा था, बिना बात को उनको पीट दिया जाता था। तो कुछ ऐसा व्यवहारिक इन बच्चों के साथ नहीं हो रहा कि बाकी जो बच्चे हैं इनका मजाक उड़ाते हैं, और एक घर में संथाली लैंग्वेज बोला करते थे, तो इसलिए इनको वहाँ पर हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती थी, ठीक है। और ये यहाँ पर इनकी और बेटी थी दूसरी वाली, इन्होंने क्या कहा, बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, कि अब हमारे पास कुछ दोस्त हैं, अब हम इंग्लिश भी बोलनी हमने शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इनका बच्चा था वो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि भाई आई विश कि मैं ना शायद काश मैं अपने जो दोस्त हैं उनको दिखा पाता, जो अब मेरा गांव है उसको तबाह होने से पहले दिखा पाता कि हम कितने समृद्ध लोग थे, हमारे पास कितनी नॉलेज हुआ करती थी, हम जहाँ पर रहा करते थे कितनी खुली स्पेस हुआ करती थी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। वो जस्ट ऐसे ही इमेजिन कर रहा है कि काश मैं उनको दिखा पाता, ठीक है। सो फिर ये जो उनके ग्रैंडफादर थे वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम उन्हें सिखा सकते हो, जो तुम्हारे दोस्त हैं, कि बहुत सारी नॉलेज होती है ना इन लोगों को, क्योंकि जंगलों से आए थे, ठीक है, आदिवासी लोग थे, तो इनको नॉलेज बहुत हुआ करती थी। तो ये कह रहे हैं कि काश भी हाँ अभी तुम उनको अभी भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। तो इनकी एक और बेटी थी वो कह रही है कि हाँ अभी मैं एक दिन बड़ी हो गई ना तो इन पर एक जो आदिवासी हैं उन पर एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको ये देख कर क्या समझ आया कि जो हमारा मीडिया है, ठीक है, लाइक जब ये परेड शुरू हुई, ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, जो स्टोरी शुरू होती है वो टीवी प्रोग्राम से शुरू होती है। तो टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, आदिवासी का जो एक ही साइड दिखाई जा रही है कि वो सिर्फ नाचते रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और बाकी की जो दूसरी बात है जिनको लोग जानते ही नहीं है वो तो दिखाया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी समाज में, ठीक है। तो ये एक बात थी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो आदिवासी लोग थे उनके बारे में जो चाहिए थे इन लोगों को वो पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आदिवासी होते कौन हैं। तो आदिवासी का जो मीनिंग है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, कि ये पहले से ही जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों की देखभाल करते हैं, और ये जो लगभग पूरे देश के 8% जो लोग हैं वो क्या हैं, आदिवासी हैं।
और ये कौन कौन सी जगह में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आदिवासी एरिया किन किन जगहों को कहा जाता है, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही जगह है जहाँ पर आपको जो माइनिंग है वो देखने को मिलती है। तो आपको एक और बात कोरिलेट कर पा रहे हो कि ये जो जगह है यहाँ पर इनको, ये जहाँ पर जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वहाँ पर इनको देखने को मिलता है। तो इसीलिए सिर्फ यही रीज़न है कि जो और लोग हैं इनकी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, इनकी ज़मीनों को छीनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन देखने को मिलते हैं। जंगलों में आपको पेड़ मिलेंगे और भी कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, दवाइयाँ वाली जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि लगभग आदिवासियों की 500 अलग प्रकार की टाइप्स हैं, ठीक है, 500 अलग प्रकार की टाइप्स हैं। और ये रहते कहाँ कहाँ पर हैं आपको ये देख लेना है एक बार, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। इन सभी राज्यों में आपको जो आदिवासी हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कल सिर्फ अगर उड़ीसा की ही बात करें, ठीक है, उड़ीसा में ही आपको 60 अलग अलग प्रकार के आपको जो ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, जो जनजातीय यहाँ पर आपको जो ग्रुप देखने को मिलेंगे, समूह में देखने को मिलेंगे, 60 तो सिर्फ आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो जाति वर्ण वाला जो कास्ट सिस्टम होता है ना, जो आपको राजा महाराजाओं में देखने को मिलता था, कि हमने पढ़ा, हम अभी हिस्ट्री में भी उसको भी अच्छे से जरूर समझेंगे कि जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था कि पहले ब्राह्मण हो गया, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य हो गए, फिर शूद्र हो गए। तो ऐसा कुछ इनके लोगों में ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। तो सिर्फ यही रीजन है कि जो आदिवासी समूह के आपको जो लोग मिलेंगे उनमें ज़्यादा कोई भेदभाव आपस में नहीं किया जाता। अगर हम अपने खुद के समाज में ही देख लें तो हमारे समाज में भेदभाव कितना किया जाता है, ठीक है, आपको जाति के आधार पर। हालांकि हमारे संविधान ने बहुत सारे हमें राइट्स दिए हुए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे, फिर भी लोग करते हैं। कानून बनाने से क्या होता है, उनको कोई ना कोई तोड़ने वाला तो जरूर होता है ना। फिर भी चलो कानून बनाने से रोक तो काफ़ी हुई है, बट फिर भी आपको ये कहीं ना कहीं आपको ये जो भेदभाव है वो देखने को जरूर मिलता है। और ये जो आदिवासी हैं ये पूजा किनकी करते होंगे, जैसे कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इनका कुछ अलग ही, जैसे कि ये प्रकृति की पूजा करते थे या फिर अपने जो अनसेस्टर हुआ करते थे, अपने पूर्वज हुआ करते थे, उनकी पूजा करते थे, या फिर कोई और भगवान हो गए, ठीक है, जैसे कि नदियाँ हो गई, जानवर या फिर कुछ माउंटेन्स हो गए, इनकी ये पूजा किया करते थे। बट ऐसा ये आपको दूसरे धर्मों में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो दूसरे धर्म थे, ठीक है, जब पहले पहले उनका प्रभाव भी इन पर थोड़ा बहुत पड़ता था, बट इतना ज़्यादा पड़ा नहीं। और जो आदिवासी थे, ठीक है, इनकी खुद की अलग से अपनी भाषा होती थी, नेटिव भाषा। जो आपको संथाली भाषा है वो आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग होते हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो आदिवासी होते हैं। और अब देखेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा स्टीरियोटाइपिंग क्या है, ठीक है, अब आपके दिमाग में एकदम से जवाब आना चाहिए कि स्टीरियोटाइपिंग है क्या। तो स्टीरियोटाइपिंग ये है कि हम स्टीरियोटाइप जब भी हम किसी के लिए इमेज बना लेते हैं, जैसे कि अगर आपने ऊपर देखा था ना कि जो चैप्टर हमारा शुरू हुआ था एक टीवी सीरियल से शुरू हुआ था कि जो उसमें जो उन्होंने पिक्चर दिखाई थी, तो ठीक है, हमारे दिमाग में तो यही इमेज बन जाएगी कि जो आदिवासी होते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नाचते हैं, ठीक है। क्या बट ये बात सच में है, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल नहीं। आपको यही बात तो अभी देखने को मिलेगी कि जो आदिवासी हैं वो कितने समृद्ध होते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो आदिवासीज होते हैं इनके बारे में जो बुक्स में, मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो एक सिर्फ स्टीरियोटाइप है, वो सिर्फ एक ही साइड जो आदिवासीज की है वो दिखाई जाती है। इसी कारण इन लोगों के साथ जो भेदभाव वाला रवैया है वो किया जाता है, ठीक है, बाकी लोगों के द्वारा। अब हम देखेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, आदिवासीज एंड इनका विकास। तो अब हम देखेंगे कि तो हमने ये देखा है कि जो हमारे जंगल होते हैं, ठीक है, हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जो जंगल होते हैं वो हमारी विकास में बहुत ही क्रूशियल रोल जो होता है वो प्ले करते हैं। जैसे कि जितने भी हमें राजा महाराजा देखने को मिले हैं उनके बारे में भी हम हिस्ट्री में ज़रूर देखेंगे, तो आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि जो उनके जो कामयाबी का जो रीज़न था, ठीक है, जो उनकी कामयाबी का राज था, जो कोई भी जो राजा हुआ करता था वो समृद्ध कैसे हुआ करते थे। जैसे कि उनको जंगलों से उनको हाथी मिल जाया करते थे सेना में, और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो जंगलों से मिल जाया करते थे। और भी बहुत सारे वहाँ पर उनको मटेरियल, जैसे कि
खनिज पदार्थ मिला करते थे, जिनके कारण ही वो समृद्ध हो पाए थे। तो ये जो आदिवासीज हैं, ठीक है, ये इन्हीं लोगों की तो रक्षा करते हैं जो यहाँ पर आप उनको जो मेटल ओर्स जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, और यहाँ पर जो आपको लकड़ी मिलती है जिससे आपको फर्नीचर देखने को मिलता है, जिनसे बनता है, और यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स हो गया, लैक, हनी, और यहाँ पर जो आपको जानवर देखने को मिलता है जैसे कि एलिफेंट, मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज, ठीक है, जो आर्मीज में जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारे आ कहाँ से रहे हैं? वो उन्हीं जंगलों से आ रहे हैं। जो ये जगह का जो ध्यान है वो आदिवासी रखा करते थे, क्योंकि जो आदिवासी रहा करते थे वो कहाँ रहा करते थे? इन जंगलों में ही तो रहा करते थे। तो बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे लोग इन जंगलों को साफ करते जा रहे हैं। तो आदिवासी का जो मजबूरन इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है यहाँ से कि आप यहाँ से जाओ, ये तो हमारी जगह है। तो इसी तरह इनका क्या किया जा रहा है? इसी तरह इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। सो दिस इज रेडिकली कंट्रारी टू अवर इमेजेस ऑफ आदिवासी टुडे एज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। अगर हम वही आज की इमेज देखें तो पहले वाले आदिवासी समृद्ध हुआ करते थे और आज के बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं, ठीक है, जिनका हम ज़मीनें हैं वो हड़पे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा। जो पहले तो इनके पास इतनी नॉलेज हुआ करती थी, इतना वो ध्यान रखा करते थे इन जगहों का, बट अब तो बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो आदिवासी हुआ करते थे, अब 200 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे, कितना कुछ किया करते थे, जानवरों यहाँ पर ध्यान रखा करते थे। बट अब क्या हो रहा है? आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज की जो आपको जो निजी फैक्ट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो स्टोरी पढ़ी हमने कि उसमें जो आदिवासी कम्युनिटीज़ के जो लोग थे उनको मजबूर किया गया कि आप यहाँ से जाओ, आप अपनी ज़मीनें हमें बेच दो और आप कहीं शहरों में जाओ। और शहरों में जाकर वो करेंगे भी क्या? ठीक है, उनको कुछ वो उनका वहाँ पर कोई काम है नहीं, ठीक है। तो शहरों में भी उनके साथ शोषण ही किया जाएगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, खाने को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो बिल्कुल ही कम पैसे में वहाँ पर मजदूरी करने लग जाएंगे और वो जो गरीबी में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। 1830 में लगभग यहाँ पर जो आदिवासी थे आपको झारखंड में या फिर इसके साथ वाले एरिया में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पर आसाम में जो आपको टी इंडस्ट्रीज़ है, जो चाय है, टी इंडस्ट्रीज आपको इन्हीं के कारण ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। जो 70 लाख आदिवासी तो सिर्फ आसाम में ही देखने को मिलते हैं और बाद में इनके साथ आपको पता ही है भेदभाव करके यहाँ से भगा दिया जाता है। आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, यह न्यामगिरी हिल, ठीक है, न्यामगिरी एक पहाड़ी है। यहाँ पर एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, ये उस वहाँ की जगह है। और यहाँ पर आपको डोंगरिया कॉन्स नाम के आपको यहाँ पर आदिवासी समूह मिलेगा, ठीक है। ये जो आदिवासी समूह है, यहाँ पर एक कुछ कम्युनिटी के लोग आए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ना अपनी एल्यूमिनियम कंपनी है यहाँ पर खोलेंगे। तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और इनका साथ वो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, ठीक है, जो कि पर्यावरण की रक्षा करने का जिम्मा उठाते हैं, ठीक है, तो वो भी उन्होंने इनका साथ देना शुरू कर दिया। और ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, अभी भी ये पेंडिंग है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि जो जंगल होते हैं उनको धीरे धीरे साफ़ किया जा रहा है और जो लैंड है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए उसमें तब्दील की जा रही है। और वहाँ पर जो आपको आदिवासी लोग रहा करते थे, ठीक है, वहाँ पर जिनको भरपूर पहले प्राकृतिक संसाधन मिला करता था, वो उनसे छीना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए तो इनसे छीना जा रहा है क्योंकि ये जो लोग हैं वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी वहाँ पर वस्तुएं पाई जाती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बट आदिवासी उनका ख्याल रख रहे थे और बाकी जब अब वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आ रहे हैं, उनसे सिर्फ छीन कर चले जा रहे हैं। तो लगभग अगर ये देखा जाए कि जहाँ पर इनको धकेला जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें जो 50% तो सिर्फ क्या है, 50% जो पर्सन है डिस्प्ले ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। जो माइंस की जाती है ना, जैसे कि वहाँ पर आपको एल्यूमिनियम वाले भी एग्जाम्पल मिल गई, तो वहाँ पर 50% तो सिर्फ इन्हीं कारणों के, यही जो कारण है, इनके कारण ही उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। आदिवासी शो दैट 79% ऑफ दिस पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कि यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश की बात की गई है कि यहाँ पर 79% जो पर्सन थे वहाँ पर उनको वहाँ से फोर्स कर दिया गया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड झारखंड के जो ट्राइबल लोग थे वहाँ को उनको फोर्स किया गया कि आप वहाँ से जाओ, ठीक है। और यहाँ पर एक और आपको देखने को बात मिलती है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ना, नेशनल पार्क 104 नेशनल पार्क हैं भारत में और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये जो आपको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कहाँ बनाई गई होंगी?
ऑब्वियस सी बात है वो जंगलों में बनाई गई होंगी। तो आपको नहीं लगता कि जो जिन जंगलों में बनाई गई होंगी वहाँ पर आदिवासी समूह के लोग भी रहते होंगे, तो उनको क्या फोर्स नहीं किया गया होगा कि आप यहाँ से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, ठीक है। अगर इनके हम एरिया की बात करें 40,501 स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये जो नेशनल पार्क थे वो बने हुए थे, मतलब 104 जगहों पर इन्होंने क्या किया होगा, उन लोगों को फोर्स किया होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है। और 543 वाइल्ड लाइफ जब सेंचुरी बनाई गई होंगी, ठीक है, जिनका जो स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इन लोगों को फोर्स किया गया होगा कि आप यहाँ से जाओ। फिर वो गए कहाँ पर होंगे, ठीक है, वो वही आसपास के शहरों में या फिर कहीं और चले गए होंगे, जहाँ पर आपको पता ही है फिर कितनी मुश्किल से गुजारा किया होगा। जैसा कि हमने ये स्टोरी पढ़ी थी सोमा और हेलन की, उसमें भी उनके जो पिता थे, ठीक है, दादा थे, कितनी मुश्किल से उन्होंने गुजारा किया, ठीक है। उनको तो स्कूल भेजने के लिए भी शुरू में उनको पैसे नहीं थे, ठीक है। और आपको एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूँ कि जो आदिवासी हैं, ठीक है, अराउंड 10,000 प्लांट स्पीसीज के जो आदिवासी हैं, इनको लगभग 10,000 जो प्लांट्स की किस्में होती हैं उनके बारे में उनको जानकारी है। और लगभग जो 8,000 जो स्पीशीज हैं, जो प्लांट की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी किस्मों की, उनको पता है कि इसका जो प्रयोग है, जो मेडिसिन, जो दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाता है। और लगभग 325 जो पेड़ पौधे हैं उनको ऐसा पता है कि इसका जो पेस्टिसाइड के रूप में इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, जो कीटनाशक वाली दवाइयाँ होती हैं। और 425 ऐसे स्पीशीज हैं जिनको गम के रूप में, जैसे कि जो गोंद होती है ना, रेजिन्स और डाइस, ठीक है, इनका प्रयोग जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है। और 550 जो फाइबर बनाने के लिए और 3500 एडिबल के जो खाने वाले जो चीज़ें हैं उनका यूज़ है वो कैसे किया जाता है। तो देख रहे हो आप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो कितनी ज़्यादा नॉलेज है इन आदिवासी लोगों को। बट अगर उनको वहाँ से धकेल दिया जाएगा, जंगलों से इनको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, तो ये सारी नॉलेज तो बर्बाद हो गई ना, क्योंकि वो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, शहरों में चले जाएंगे, फिर उनकी ये नॉलेज है वो किस काम की रह गई, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उनके साथ जो शोषण किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अब हम देखते हैं कि जो भी आदिवासी हैं, ठीक है, जब उनको शहरों में धकेल दिया जाता है तो इससे क्या होता है। आप अगर अब रूरल एरियाज़ की बात करें तो लगभग 45% जो आदिवासी जो आपको देखने को मिलते हैं, कबीले वाले जो लोग हैं, वो लगभग 45% आपको रूरल एरिया में जो गरीब मिलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सिर्फ 45% आपको वो आदिवासी मिलेंगे। और लगभग 35%, ठीक है, रूरल एरिया ग्रामीण एरिया है, अर्बन एरिया शहरी एरिया, मतलब 35% जो आपको शहरों में गरीब लोग मिलेंगे वो कौन होंगे, वो आदिवासी होंगे, ठीक है। और 45% रूरल एरिया में कौन होंगे, वो होंगे गरीब लोग, यही आदिवासी होंगे, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो ना कि जो सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है इन्हीं मार्जिनलाइज्ड लोगों का ही किया जा रहा है। और इनके जो बच्चे होंगे इनके क्या होंगे, मेल नरिश्ड होंगे। अब मेल नरिश्ड क्या होता है, जो कुपोषण का शिकार होते हैं, ठीक है। कुपोषण का शिकार सिर्फ वो नहीं होता सिर्फ हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, जब उनको शरीर में कमी आने लग जाती है, ठीक है। शरीर में कमी आने के कारण उनको जो भोजन में जो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, वो मिल नहीं पाता, जिनके कारण जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मेल नरिश्ड हो जाते हैं। आपको टीवी में भी काफ़ी देखने को मिला होगा, कितने पतले पतले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, मेल नरिश्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए फूड अच्छे से मिल नहीं पाता। लिटरेसी रेट जो होती है, जैसे कि जो साक्षरता दर होती है, जो पढ़ने लिखने की दर होती है, वो भी अगर आप इन कबीले वाले आदिवासी लोगों में आप देखोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, ठीक है, वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। तो अब हमने ये स्टीरियोटाइप बना लिया, ठीक है। अभी हमने अगर यही सिर्फ देख लें तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा वो जो आदिवासी वाले लोग होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों में ऐसा स्टीरियोटाइप बना होता है, पहले से इमेज बनी होती है। जैसे कि हमने पहले भी एक सच्चर कमेटी बनी थी, ठीक है, वो उसमें कहा गया था कि आप ना ये देखो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, लगभग 14% मुस्लिमों की आबादी है। अभी भी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो लोग, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो महिलाओं के जो बच्चे हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, वो उनके जो माँ बाप है वो पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। बट जब ये सर्वे किया गया, जांच में ये पाया गया कि ये इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनके साथ या तो भेदभाव किया जाता है, या तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर इनको कोई मौके नहीं मिलते, ये गरीब बहुत हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन की, हाशियाकरण। और ये जो माइनॉरिटीज़ होती है ना, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो बहुत ही कम लोग होते हैं, तो वैसे तो हम अगर संविधान में देखें तो हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि हमने जितने भी चैप्टर पढ़े अभी तक, आपको अब पता लग ही गया होगा कि हमें जो हमारा संविधान है उसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, हमें समानता के लिए कितने सारे अवसर प्रदान किए गए हैं, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। आपको याद हो ही गया होगा अब तक कि हमें कितने सारे
जो हैं अवसर प्रदान किए गए हैं कि आपको समानता का अधिकार दिया जाता है, बट ये ऐसा सच में भी नहीं है। कई बार हमें ये जो भेदभाव वाली जो सिचुएशन है वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो इसी में हम एक जो केस स्टडी है मुस्लिम की वो भी हम देखेंगे। तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ एंड जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, ठीक है, उनमें आपको ये देखने को मिलता है कि इनको मौका नहीं मिलता, या तो फिर इनकी जो स्कूलों से ड्रॉप आउट की रेट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनको मौका नहीं मिल पाता, या तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, या तो ये गरीबी है, या तो फिर स्कूलों में कुछ ऐसी हमें फैसिलिटीज़ देखने को मिलती नहीं है, ठीक है, जो कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखा जा सके। तो इसीलिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे ही संविधान में हमें मौके मिल रहे हैं, ठीक है, अनुच्छेद जैसे दिए गए हैं, तो इनको कहीं कहीं कम भी किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन की, जो मुस्लिम का जो हाशियाकरण हो रहा है, जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारे भारत में हैं, उनका कैसे हो रहा है, ठीक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2011 में ही सेंसस हुआ था ना, जो कि हर 10 साल बाद होता है, जो अब 2021 में होगा। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो आपको अगर देखेंगे तो 14.2% जो आपको मुस्लिम धर्म के वहाँ पर लोग मिल जाएंगे, एंड कंसीडर्ड टू बी मार्जिनलाइज कम्युनिटी की। अभी ये इनको मार्जिनलाइज कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है, जिनका क्या किया जा रहा है, हाशियाकरण किया जा रहा है, मतलब कि इनको एक साइड पर लगाया जा रहा है, ठीक है। किनके कारण, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके कारण, तो इनके बारे में एक स्टडी की गई थी, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक 2008 और 9 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, इमेज नहीं, आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख। तो सबसे पहले हम हिंदू के देखेंगे, जिनके पास, हिंदू के पास पक्का हाउस लगभग 100 में से 65% लोगों के पास है, मुस्लिम में 63, क्रिश्चियन में 69 और सिख में 91, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में 75 हिंदू का है, मुस्लिम का 67, क्रिश्चियन का 86 एंड सिख का 96। टैप वाटर में 43 हिंदू का, मुस्लिम में 35, क्रिश्चियन में 48 एंड सिख में 49। तो हम मेन जो बात करेंगे वो क्रिश्चियन एंड सिख की नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो इनकी जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इनका जो ये रेट है वो आपको भले ही आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा, बट आप अगर इसमें टेबल में ध्यान लगाएं तो सबसे कम किसका है यहाँ पर। अगर हम हिंदूज़ की पॉपुलेशन है हमारे भारत में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदूज़ के जो घर हैं, पक्के घर, वो 65 हैं और मुस्लिम के 63 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है वो हिंदू धर्म के लोगों को लगभग 75 मिल रही है, ठीक है, 100 में से 75% लोगों को मिल रही है, और मुस्लिम में सिर्फ 67% लोगों को मिल रही है। और वही हम पानी की बात करें, ठीक है, जो नल का पानी है वो हिंदुज़म धर्म के लोगों को 43 मिल रहा है और मुस्लिम धर्म के लोगों को सिर्फ 35 ही मिल रहा है। तो आपको ये सभी देखकर इसको समझ आया कि ये जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इनको सबसे कम क्यों मिल रहा है, ठीक है, इनको ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा। तो क्या सरकार क्या ऐसे कुछ नियम नई कानून बना रही कि जिसके कारण इनको कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये इन्हीं बातों का हम देखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 में ये पब्लिश की गई थी, ठीक है, जिसमें आंकड़ा इन्होंने यूज़ किया था 2008 और 9 का। इसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें, ठीक है, जो साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर लगभग अब ये भी याद रख लें कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत में जो साक्षरता दर है वो 74 थी। अब हम हिंदुज़म की देखेंगे तो हिंदुज़म में 63 लोग पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम में 57 है, क्रिश्चियन में 74, सिख में 67, बुद्धिस्ट में 71 और जैन्स में 86। तो आपने मेन सिर्फ हम अभी केस स्टडी मुस्लिम धर्म के लोगों की कर रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है कि ये सबसे कम मुस्लिम धर्म के लोगों का ही क्यों है, ठीक है। वैसे तो ये अवधारणा दी जा रही थी कि ये जो लोग हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, इनके धर्म के जो लोग हैं जैसे कि महिलाएं हैं, ठीक है, वो प्रमोट नहीं करते लोगों को। तो अभी हम इनके आंकड़े भी देखेंगे कि वो असल में है क्या। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरियां मिल रही हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी में, तो हमने उनके आंकड़ों में कितने देखा था कि ये कितने प्रतिशत हैं, लगभग 14% ये मुस्लिम्स हैं। बट वही हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में देखें तो ये सिर्फ 3.3% हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता अगर ये 14% पूरे हमारे भारत में इनकी जनसंख्या है तो इनको भी 14% ही मिलनी चाहिए जॉब्स, ठीक है। वही हम स्टेट में देखें, जो स्टेट में ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसमें 10.8 है, ठीक है, ये तो चलो ठीक ठाक है। और बैंक और आरबीआई में लगभग 2.2 है। तो ये एज कंपैरिजन टू बाकियों के ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें देखना चाहिए कि ये क्यों कम है। तो यहाँ पर एक ना कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, कौन सी कमेटी थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी,
ठीक है। इस कमेटी में ये एग्जामिन किया गया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो पीछे क्यों हैं, ठीक है। इनका जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस है वो क्यों पीछे रह गया है, आपने इसको याद रखना है। ये जो हाई लेवल कम्युनिटी थी 2000 कमेटी जो 2005 में बिठाई गई थी, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। जितनी भी हमने बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं तो आपने उन सभी को याद रखना है, वो बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें रह जाएँ तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, तो आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे ढंग से समझ आ जाएंगी। तो इसमें एक राजेंद्र सच्चर कमेटी 2005 में ये बैठाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है और जो इकोनॉमिक या फिर सोशल स्टेटस है वो आप वहाँ पर पता करके आओ। और इसमें ये देखो कि जो डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, कि जो ये कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये जो ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उसमें मार्जिनलाइजेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्या ऐसे कारण है। तो इसमें इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि marginalized community like scheduled caste and scheduled tribes for example report the average year of schooling muslim children between, कि जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं, वो लगभग 7 से 16 साल की उम्र के जो होते हैं, वो सबसे पहले ही उनकी जो पढ़ाई होती है वो छूट जाती है, ठीक है। उन्होंने ये देखा था स्कूल में लगभग 7 से 16 साल की जो उम्र के जो बच्चे हैं एज कंपैरिजन टू बाकी कम्युनिटी के लोगों के, इनकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी जल्दी छूट जाती है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम हैज़ अदर डायमेंशन एज वेल, ठीक है, लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिस आर समटाइम क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन मेन स्ट्रीम, कि जो हम देखते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं होता भी है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अब मेनली एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि जो बुर्का पहनता होगा वो वही सिर्फ मुस्लिम है, या फिर उसकी लंबी दाढ़ी होगी, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल कपड़े बनाए हुए हैं कि पहले से ही हमने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि अगर ये ऐसे कपड़े पहने होंगे तो सिर्फ यही ये क्या है, ये अलग है, ठीक है। ये मेन इमेज बना ली गई है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और यही इन लोगों को अलग बनाती है, जिसके कारण ही इन्हें एक भेदभाव वाली जो फीलिंग है वो फील करनी पड़ती है, ठीक है, देखनी पड़ती है, इनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, ठीक है, किसी ने लिखी हुई है, आईने ए फारूकी ने, किसी ने, एक गर्ल है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में ये लोग रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, रमज़ान का महीना था और कुछ लोगों में थोड़े से ना कम्युनल जो धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, सांप्रदायिक झगड़े हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पर लोगों में लड़ाइयाँ होने लग गई। सो इनके जो भाई थे और ये, ठीक है, एक इफ्तार पार्टी में गए जो इनके नेबरहुड में ही थी, पड़ोस में ही थी। तो इन्होंने क्या किया, वर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स, कि जो इनके आमतौर पे जो सलवार कमीज होती है, जो शेरवानी होती है, वो लोग ये पहन कर गए थे। बट वो वापस आने टाइम जब वो वापस आ रहे थे, फिर उन्होंने जो कपड़े थे उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी। तो ये सोच रहे थे खुद कि एक दिन की यार ये क्या है, कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है, क्या सिर्फ हमें कपड़े पहनने से ही भी जज किया जा रहा है कि हम लोग इस कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। तो ये भी आपको एक बात देखने को मिलती है कि ये हमारे समाज में अभी भी सिर्फ कपड़ों से ही किसी पर्सन को जज कर लिया जाता है। तो हमने ये कितनी सारी बातें इस चैप्टर में हमें देखने को मिली कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनके साथ किस तरह का जो व्यवहार है किया जाता है। पहले कि जो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ भी कई बार उनको भी भेदभाव वाले जो तरीके हैं वो भी उनको सामना करना पड़ा था। जैसे कि पंडिता रामाबाई, ठीक है, उनको रामाबाई का पंडिता का दर्जा क्यों दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था, संस्कृत पढ़नी लिखनी सीख ली थी, जिस टाइम पर महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो इस चैप्टर में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि संविधान ने तो हमें चलो भले ही ये राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, बट फिर भी हमें ये कहीं ना कहीं ये देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसलिए अब ये सरकार को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको मौके मिलने चाहिए। हालांकि जो हमारे संविधान में इनको एजुकेशनल के रूप में रिजर्वेशन भी काफ़ी दी हुई है कि इनको आगे आने का मौका भी दिया गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग भी अब आने लगे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम चेंज होने लगा है, ठीक है। अब हम 2020 में पहुंच चुके हैं। तो ये अब हम देखेंगे जो सच्चर कमेटी थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 में जो की गई थी। तो इसमें ये बात देखने को मिली थी कि जब भी हम मदरसों की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है ना कि जो मदरसों में मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो मेनली हमारे दिमाग में ये आता होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर इस मदरसों में ही पढ़ाते हैं। बट असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4%, ठीक है, 100 में से लगभग सिर्फ 4% ऐसे बच्चे हैं जो इन मदरसों में पढ़ाई करते हैं। तो आपको ये डाटा देखकर थोड़ी सी हैरानी तो ज़रूर हुई होगी, ठीक है।
और मुस्लिम जो और भी जो बच्चे हैं लगभग 66%, ठीक है, 66% कहाँ पर पढ़ते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, और लगभग जो बच गए 30%, ठीक है, 30% वो कहाँ पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीटेट की पेडागोजी में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो चैप्टर था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपके लिए आपकी एक थोड़ी सी न्यू थिंकिंग जरूर डेवलप हुई होगी कि ऐसी भी बातें होती हैं जो कि हमें टीवी में इतनी नहीं दिखाई जाती। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप जो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मैं उसके लिए आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।